हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम फिर से एक बार आपके लिए वो टेस्ट लेकर के आए हैं जो इन दोनों संस्थान में मॉक टेस्ट के दौरान पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आज आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है और ये वो क्वेश्चन है जो आने वाले दिनों में बीपीएससी, जेपीएससी, सीडीपीओ या इसी तरह की अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होने जा रही हैं उनसे संबंधित है। ऐसे ही 100 प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट आज लिया गया, जिसमें से पहले 25 क्वेश्चन को हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। उसमें क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसका हम आंसर बताएंगे और जरूरत के हिसाब से अन्य इंफॉर्मेशन भी आपको, जैसा कि हर बार हम उपलब्ध कराते हैं, अगर आपने पीछे का वीडियो देखा होगा तो आपको इस बात की जानकारी होगी। इसमें भी आपके लिए कुछ वैसी ही प्रक्रिया अपनाई जाएंगी। ये 25 क्वेश्चन देखें, फिर आपके लिए 25-25 करके हम ऐसे 4 सेट में आधुनिक भारत के कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लेकर के आएंगे। जो इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा वो बात भी हम हर बार बोलते हैं कि आप उसको जरूर नोट कीजिए। इससे आपको आने वाले दिनों में परीक्षा के दौरान निश्चित तौर पर मदद मिलेगी। चलिए हम अपनी बात यहीं खत्म करते हैं और क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखिए। निम्नांकित में से किस परवर्ती मुगल मतलब लैटर मुगल बादशाह ने जुल्फिकार खां के परामर्श से शिवाजी के पुत्र साहू जी को मुगल कैद से मुक्त कर दिया था? सबसे पहले यह जान ले कि साहू जी को कैद कब किया गया था। दरअसल 1689 में औरंगजेब ने जुल्फिकार खां को रायगढ़ पर आक्रमण के लिए भेजा था और उस समय मराठा छत्रपति राजा राम था, जिसको कि संभाजी की जो विधवा थी येसुबाई सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको विशालगढ़ के किले में भेज देती हैं और मुगलों के खिलाफ वो स्वयं ही कमान संभालती हैं। लेकिन इसी दौरान मराठों का एक प्रमुख व्यक्ति जिसका नाम था सूर्यजी पिसाली, उसने विश्वासघात किया और उसके विश्वासघात के कारण ही येसुबाई और उनके पुत्र साहू को कैद कर लिया गया था। ठीक है, और ये काम बेसिकली जुल्फिकार खां के द्वारा ही हुआ था, जो औरंगजेब के द्वारा भेजा गया था। अब प्रश्न भी वहीं से है कि जुल्फिकार खां के परामर्श से शिवाजी के पुत्र साहू जी को मुगल कैद से मुक्त कर दिया था किस मुगल बादशाह ने? मोहम्मद शाह रंगीला, फर्रुखसियर, बहादुर शाह वन और जहांदार शाह। सही उत्तर पहले हम लोग जान ले। सही उत्तर है बहादुर शाह। बहादुर शाह, जिसको कि साहे बेखबर भी कहा जाता है, और बहादुर शाह औरंगजेब के बाद ठीक अगला शासक था जो लैटर मुगल का पहला शासक होगा या उत्तर मुगल का पहला शासक। एक चीज और बहादुर शाह वन के विषय में आप जान लें कि इतिहासकार सिडनी ओवेन ने इनके विषय में कहा था कि यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे। मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला इनकी उपाधि थी, मिजाज से रंगीला थे, इसी कारण से इसके समय का जो एक महत्वपूर्ण घटना है वह है 1739 का नादिर शाह का आक्रमण, जो कि करनाल युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध के बाद नादिर शाह ने खूब लूटपाट किया और जाते जाते वो कोहिनूर हीरा और शाहजहां के द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन भी उठाकर अपने साथ ले गया। तो कहा भी जाता है, क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो उसका आंसर भी होगा मोहम्मद शाह रंगीला। फर्रुखसियर को गद्दी पर बिठाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी सैयद बंधुओं की। सैयद बंधुओं में हुसैन अली और अब्दुल्ला खां हैं, जिनको कि किंग मेकर या नृप निर्माता के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो फर्रुखसियर के विषय में आपको हमने बताया। जहांदार शाह, इसको लंपट मूर्ख कहते थे और ये जुल्फिकार खां की मदद से ही गद्दी पर बैठा था। वैसे फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता है। तो बाकी इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको उपलब्ध करा दिया है। अगर आप ये चीज नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए, और अगर आप जानते हो तो ये आपके लिए रिवीजन का काम कर रहा है। नंबर 2, मिस्ल क्या था? ऑप्शन देखें। सिखों का धार्मिक संगठन, सैन्य भ्रातृत्व पर आधारित संगठन, लंगर की व्यवस्था या गुरु नानक के विचारों से संकलित ग्रंथ। इसका सही उत्तर है बी, सैन्य भ्रातृत्व पर आधारित संगठन। ये बेसिकली प्रजातांत्रिक स्वरूप पर गठित होने वाला एक संगठन था। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को जान लें।
बंदा बहादुर की हत्या, मतलब कि गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर की जब हत्या हो गई 1716 में, और यह काम हुआ था मुगल बादशाह फर्रुखसियर के समय में। तो बंदा बहादुर के मृत्यु के बाद जो सिख थे वो बिखर गए, अलग अलग क्षेत्रों में चले गए। ऐसी स्थिति में 1748 में नवाब कपूर सिंह ने सिखों को एकत्रित किया था और उनको खालसा दल में शामिल किया था। इसके बाद 1764 में ये सभी जो खालसा के सदस्य थे अमृतसर में एकत्रित हुए और वहां पर उन्होंने अपनी संप्रभुता के प्रतीक के तौर पर शुद्ध चांदी के सिक्के जारी किए, जिस पर ते, द्रे और फतह लिखा होता था। और यहीं पर इन लोगों ने 12 मिसलों का निर्माण किया, मतलब कि सैन्य भ्रातृत्व पर आधारित संगठन। ऐसे ही एक मिसल से संबंधित थे रंजीत सिंह, जिनके की मिसल का नाम था सुकर चाकिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। नंबर 3, कम्युनल ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने किया था? राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, पट्टाभिसीता रमैया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस पुस्तक को लिखने में अच्युत पटवर्धन के साथ जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी वे थे डॉक्टर अशोक मेहता। और यहां ये भी जान लें कि डॉक्टर अशोक मेहता का सिपाही विद्रोह से संबंधित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है द ग्रेट रेबेलियन। ये भी अशोक मेहता का ही लिखा हुआ है। अगर हम लोग राम मनोहर लोहिया का बात करें तो उनका जो प्रमुख किताब है, हालांकि उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण है उसमें है भारत विभाजन के गुनाहगार, मार्क्सवाद और समाजवाद तथा अंग्रेजी हटाओ। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो पुस्तक है वह है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने सत्याग्रह इन चंपारण ये भी लिखा है। साथ ही उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का नाम है बापू के कदमों में। बापू मतलब कि गांधी जी के कदमों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन एक गलत सुमेलित है? सबसे पहले तो ये जान ले कि जो चारों ऑप्शन है ये साम्यवादी दल से संबंधित पार्टियां हैं। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल, सामने लिखा हुआ है M.N. रॉय, ये सही है और ये पार्टी 1940 में गठित हुई थी। दूसरा है क्रांतिकारी समाजवादी दल, जिसके सामने लिखा हुआ है सौमेंद्र नाथ टैगोर, ये भी सही सुमेलित है और ये जो दल थी ये 1942 में बनी थी। इसके बाद भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल, अजीत राय और इंद्रसेन ये इसके संस्थापक थे और ये जो दल थी ये 1941 में गठित हुई थी। जबकि डी में लिखा हुआ है भारतीय बोल्शेविक दल और सामने लिखा हुआ है सरदार पटेल, लेकिन सरदार पटेल ये सही उत्तर नहीं है क्योंकि N.D. मजुमदार ने इस दल की स्थापना की थी 1939 में। और एक और महत्वपूर्ण बात कि ये चारों साम्यवादी दलों की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, ली कमीशन की नियुक्ति किस लिए की गई थी? ली कमीशन 1923 में गठित हुआ था। सबसे पहले तो ये जान लें आप। ऑप्शन देखें, सिविल सेवा के वेतन भत्ते और उसके भारतीयकरण की जांच के लिए, बी 1919 के अधिनियम की जांच के लिए। 1919 के अधिनियम की जांच के लिए 1927 में साइमन आयोग गठित हुआ था। 1924 में अलेक्जेंडर मूडी मैन कमेटी गठित की गई थी। रॉलेट एक्ट की जांच के लिए सी ऑप्शन है और चार्ल्स वुड डिस्पैच की जांच के लिए। इसका सही उत्तर है ए, सिविल सेवा के वेतन भत्ते और उसके भारतीयकरण की जांच हेतु, क्योंकि ली कमीशन के रिकमेंडेशन पर ही संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। तो अगर यह पता होता तो आप ऐसे भी इसका आंसर कर सकते थे। चार्ल्स वुड डिस्पैच को एक बात जान ले कि इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नंबर 6, किस मराठा पेशवा ने हिंदू पद पादशाही के सिद्धांत को छोड़कर गैर मराठों को भी अपनी सेना में शामिल करने का काम किया? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव या फिर माधवराव नारायण प्रथम? सही उत्तर पहले जान ले। सही उत्तर है बालाजी बाजीराव, जिनको कि नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता था। और इन्हीं के समय में 1750 में संगोला की संधि हुई थी, जिससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हम फिर से रिपीट कर दें, 1750 में बालाजी बाजीराव के समय ही संगोला की संधि हुई थी और इस संधि से
पेशवा का जो पद था वो पैतृक हो गया था। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है और छत्रपति साहू के समय में इनको सेना कर्ते का पद दिया गया था। तो सबसे पहले सेना कर्ते मतलब कि सेना का संगठन करने वाला ये पद जो था ये बालाजी विश्वनाथ को ही दिया गया था। इसके अलावा माधवराव नारायणवन ये पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद पेशवा बनते हैं और 1772 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु पर ग्रांट डफ जिन्होंने मराठों का इतिहास लिखा है, उन्होंने कहा था कि पानीपत का लड़ाई मराठों के लिए उतना घातक नहीं था जितना इस होनहार युवा पेशवा की मृत्यु। तो माधवराव नारायण जो थे उन्होंने एक बार फिर से मराठों की शक्ति को बहाल करने का, वापस स्थापित करने का काम किया था। जबकि बाजीराव प्रथम इन्होंने हिंदू पद पादशाही की नीति को ही अपनाया था, जिसको कि बालाजी बाजीराव ने खत्म किया और अन्य लोगों को भी शामिल किया। तो 6 का सही उत्तर है सी। अब नंबर 7 देखें। किसने कहा था क्रांतिकारियों का अंतिम लक्ष्य आतंकवाद नहीं बल्कि क्रांति है। क्रांति का उद्देश्य एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। वैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम लाइव क्लास के दौरान बंगाल विभाजन और उसके बाद का जो प्रथम चरण का क्रांतिकारी आतंकवाद या आंदोलन हुआ था उस पर पूरा डिटेल हम बता रखे हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। फिलहाल इस सवाल का सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस, और बाकी नाम इतने वेल नोन है कि फिलहाल यहां पर उनके लिए कुछ भी कहना सही नहीं होगा। तो सुभाष चंद्र बोस इसका सही उत्तर है। नंबर 8, सहारनपुर में पंजाब के क्रांतिकारियों को संगठित करने के लिए किसने भारत माता सोसाइटी की स्थापना की थी। भारत माता सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले ये जान लें कि 1904 में हुआ था। ऑप्शन देखें, सरदार अजीत सिंह, सैयद हैदर रजा, जतीन मोहन चटर्जी और डी लाला लाजपत राय। सही उत्तर है इसका जतीन मोहन चटर्जी, जबकि अजीत सिंह और सैयद हैदर रजा ये पंजाब के किसानों का उस दौर में नेतृत्व कर रहे थे, और अजीत सिंह, सरदार अजीत सिंह ये भगत सिंह के चाचा थे, और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है या संगठन का नाम है महिबाने वतन। तो 8 का सही उत्तर जतीन मोहन चटर्जी। नंबर 9, व्यायाम मंडल का संबंध किस राज्य से था। पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल या फिर मद्रास। सही उत्तर जान लेते हैं इसका। सही उत्तर है महाराष्ट्र, और यहां आप ये जान ले कि चापीकर बंधु इसी व्यायाम मंडल से संबंधित थे, और ये महाराष्ट्र का प्रथम क्रांतिकारी संगठन माना जाता है। व्यायाम मंडल का उद्देश्य था ऐसे युवा वर्ग को तैयार करना जो देश पर मर मिटने के लिए हर समय तैयार रहे। तो देश पर मर मिटने वाले युवा वर्ग को तैयार करना ही व्यायाम मंडल का मुख्य उद्देश्य था। नंबर 10, निम्न में से कौन सी घटना लॉर्ड इरविन के समय की नहीं है। मैंने पहले भी जब मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा है तो हम बार बार बोले हैं कि गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित जो कुछ भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको आप निश्चित तौर पर कलेक्ट कर लें, क्योंकि ये वो एरिया है आधुनिक भारत में जहां से प्रश्न प्रायः पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसको दिमाग में रखेंगे। खैर, तो लॉर्ड इरविन के समय की घटना नहीं है। ए, जतीन दास की 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु, ये घटना इरविन के समय की ही है। जतीन दास की मृत्यु लाहौर षड्यंत्र केस में इनको गिरफ्तार किया गया था और 1929 में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। आप सब जानते हैं कि 1929 में पंडित नेहरू के नेतृत्व में या अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह घटना लॉर्ड इरविन के समय का नहीं बल्कि लॉर्ड वेलिंगटन के समय का है, और ये 1931 में हुआ था। 1 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक यह घटना हुआ था। जबकि लास्ट ऑप्शन देखें डी, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। सबसे पहले ये जान लें कि इसकी स्थापना 1929 में हुई है और लॉर्ड इरविन के समय का ही ये भी महत्वपूर्ण घटना है। तो एक बार फिर से दोहरा दें कि गवर्नर जनरल और वायसराय से
जुड़े हुए प्रश्नों को अच्छे तरीके से अवश्य देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड डेट टू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया एक लेख है? राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे और रमेश चंद्र दत्त। सबसे पहले उत्तर जाने और फिर बाकी के विषय में जानते हैं। यह है दादा भाई नौरोजी का इंग्लैंड डेट टू इंडिया। ऑप्शन इसका जो बी है वही सही है, दादा भाई नौरोजी। और 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में स्थापित किया था, वहीं के मन से एक लेख लिखा था और जिसका नाम था इंग्लैंड डेट टू इंडिया। और इसी लेख में पहली बार उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। बाद में उनकी जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें पूरा डिटेल आया, लेकिन पहली बार धन के निष्कासन सिद्धांत को यहीं पर सामने रखा गया था इंग्लैंड डेट टू इंडिया में। राजा राम मोहन राय, बहुत कुछ बताने को है लेकिन इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ चीज को ही समझे हम लोग। तो यहां यह बताना चाहेंगे कि दादा भाई नौरोजी से भी पहले इन्होंने ही धन के निष्कासन सिद्धांत की ओर या धन के निष्कासन की ओर इशारा किया था। हालांकि ये कोई स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया था, लेकिन संकेत देने का काम धन निष्कासन का सबसे पहले राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। जबकि एम.जी. रानाडे, इनका किताब है एसे ऑन इंडिया, यह भी अर्थव्यवस्था से संबंधित, धन के निष्कासन से संबंधित ही पुस्तक है। और एम.जी. रानाडे ने अपने इस पुस्तक में कहा था या लिखा है कि राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 ब्रिटिश सरकार भारत से बाहर ले जाती है। फिर से दोहरा दे रहे हैं कि इस पुस्तक में रानाडे ने उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा ब्रिटिश सरकार अपने साथ बाहर ले जाती है, मतलब अपने देश ले जाती है। डी ऑप्शन में है रमेश चंद्र दत्त, इनका किताब का नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के आर्थिक इतिहास की यह पहली पुस्तक मानी जाती है और रमेश चंद्र दत्त ने धन के निष्कासन को बहते हुए घाव की तरह बताया था, जहां से ये लगातार मवाद निकल रहा है, मतलब देश का पैसा निकल रहा है और देश में वापस नहीं आ रहा है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान देने का काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हमारी प्रणाली बहुत हद तक स्पंज का काम करती है जो गंगा के तट के, गंगा तट मतलब भारत, गंगा के तट के सभी चीजों को सोख कर टेम्स, लंदन टेम्स के मुहाने पर निचोड़ देती है। मोटे तौर पर यह भी धन निष्कासन से ही संबंधित है, मतलब कि भारत के संपत्ति का, धन का, दौलत का यहां से ले जाकर के वहां इस्तेमाल करना। ये बातें किसने कही थी? जॉन सुलीवन, यही इसका सही उत्तर है। जॉन सुलीवन का ये स्टेटमेंट है। और ये जो सुलीवन था ये मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अध्यक्ष के पद पर था और जैसा कि मैंने कहा कि यह भी धन के निष्कासन सिद्धांत से ही संबंधित है। एडविन आर्नल्ड के विषय में एक बात, जो एक स्टेटमेंट है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। इन्होंने, ये रेल विशेषज्ञ थे और इन्होंने कहा था कि भारत में रेलवे वो काम कर देगा जो टीपू सुल्तान अपने तलवार के बल पर नहीं कर पाए, अकबर अपनी धर्मनिरपेक्षता की नीति से नहीं कर पाया, रेलवे भारत को एक राष्ट्र बना देगा। ये आर्नल्ड का कहा गया महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखे जाने वाले पत्र पत्रिका और समाचार पत्र हैं और सामने उसके संपादकों के नाम हैं। ऐसे चीजों का भी आप पूरा एक लिस्ट तैयार कर लें ताकि ऐसे क्वेश्चन भी आए तो आपके लिए कंफ्यूजन ना हो। सामने लिखा हुआ ए में हिंदुस्तान टाइम्स और के.एम. पन्नीकर, ये सही है। प्रताप पत्र और सामने लिखा हुआ है स्वामी श्रद्धानंद। प्रताप पत्र और स्वामी श्रद्धानंद का आपस में संबंध नहीं है। प्रताप पत्र के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, जो एक क्रांतिकारी थे और 1925 में जब कानपुर में दंगा हुआ था तो प्रताप पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी मारे गए थे। कामरेड के सामने लिखा हुआ है मोहम्मद अली जिन्ना। बेसिकली यहां पर मोहम्मद अली होना चाहिए, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं। ठीक है, तो आप जिन्ना को इग्नोर कर दीजिएगा, मोहम्मद अली हैं। और कामरेड के अलावा मोहम्मद अली ने एक और पत्रिका लिखा था जिसका नाम था हमदर्द। ठीक है, तो आप इसको याद रखें। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ही लिखा गया है। तो ऐसे
पत्र पत्रिका समाचार पत्रों का एक जगह पे संकलन अवश्य तैयार कर लें। नंबर 14, श्रीनिवास अयंगर की अध्यक्षता में 1926 में किस स्थान पर हुए कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेसियों के लिए खद्दर पहनना अनिवार्य कर दिया गया? ये 1926 का जो अधिवेशन हुआ था ये गुवाहाटी में हुआ था और ये ही इसका सही उत्तर है। जबकि नागपुर, कांग्रेस के इतिहास में नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुई उसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नागपुर अधिवेशन पर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है जिसमें आपको इस अधिवेशन के संदर्भ में पूरी जानकारी मिलेगी और नागपुर अधिवेशन एक फुल क्वेश्चन में एक पार्ट के तौर पर इसके महत्व से जुड़े हुए, इसकी विशेषताओं से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। तो न सिर्फ नागपुर अधिवेशन आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि इतिहास में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 16 अगस्त 1946 16 अगस्त 1946 का संबंध है शाही नौसेना विद्रोह से। यहां आप जान ले साथ साथ कि शाही नौसेना विद्रोह जो हुआ था ये 18 फरवरी 1946 को हुआ था और फिर अल्टीमेटली ये विद्रोह सरदार पटेल और जिन्ना के आह्वान पर समाप्त हुआ था। ऑप्शन बी में है कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा से और यह घोषणा की गई थी 19 फरवरी 1946 19 फरवरी 1946 को। सी में है पाकिस्तान प्रस्ताव। आप यहां यह भी जान लें कि 23 मार्च 1940 को कांग्रेस का मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था जिन्ना की अध्यक्षता में और वहीं पर पाकिस्तान प्रस्ताव रखा गया था। इसका सही उत्तर है डी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और यहां थोड़ा इसके विषय में भी जान लें कि जब संविधान सभा का जुलाई 1946 में चुनाव हुआ तो चुनाव में लीग का जो प्रदर्शन था वो अत्यंत ही खराब था। इसके बाद मुस्लिम लीग के द्वारा कलकत्ता में नारा लगाया गया, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। और ये जो प्रत्यक्ष कार्यवाही वाली जो बात आ रही है, ये जो नारे लगाए जा रहे हैं, इन नारों के कारण सांप्रदायिक दंगे भड़क गए और कहा जाता है कि 3 दिन के अंदर ही कलकत्ता में लगभग 5000 लोग मार दिए गए या मारे गए। जब कलकत्ता में यह विद्रोह हुआ तो इसकी प्रतिक्रिया हुई और इसके प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पूर्वी बंगाल के नोआखाली में, उत्तर प्रदेश के गढ़ मुक्तेश्वर में और साथ ही बिहार में भी सांप्रदायिक दंगे हुए थे। तो 16 अगस्त 1946 का संबंध है मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, कैप्टन रीड एवं टॉमस मुनरो का संबंध भू राजस्व संबंधी किस व्यवस्था से है? महलवाड़ी व्यवस्था। आपको यहां बता दें हम कि महलवाड़ी व्यवस्था मार्टिन बर्ड ने प्रारंभ किया था, जबकि इसको विकसित करने का काम जेम्स थॉमसन ने किया था और यह काम हुआ था महलवाड़ी व्यवस्था को लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में लागू करने का। हॉल्ट मैकेंजी का नाम भी आता है जो सबसे पहले इसको लागू करते हैं 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, जबकि महलवाड़ी व्यवस्था को मार्टिन बर्ड ने प्रारंभ किया था, विकसित किया था जेम्स थॉमसन ने और लागू किया था हॉल्ट मैकेंजी ने और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। साथ साथ ये भी जान ले कि ये जो महलवाड़ी व्यवस्था थी ये ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू की गई थी और मुख्य रूप से ये आगरा, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू किया गया था। बी है रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो इस प्रश्न का सही उत्तर भी है। सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी ये 1792 में मद्रास के बारामहल जिले में लागू की गई थी और मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और मुंबई में ही लागू थी और रैयतवाड़ी व्यवस्था ही जो ब्रिटिश काल में भू राजस्व से संबंधित व्यवस्था थी, सबसे बड़े क्षेत्र पर 51% ब्रिटिश भारत के भूभाग पर यह व्यवस्था लागू थी। सी नंबर को देखिए, महलवाड़ी एवं रैयतवाड़ी का मिश्रित स्वरूप। ये जो दोनों का मिश्रित स्वरूप है ये 1835 में विग्नेट
इन्होंने एक सर्वेक्षण किया था जमीन का, या भू सर्वेक्षण किया था, और उसी के आधार पर इसको मुंबई में लागू किया था, जो कि महलवाड़ी और रैयतवाड़ी का मिश्रित स्वरूप था। विग्नेट के भूमि सर्वेक्षण के आधार पर मुंबई में परमानेंट सेटलमेंट या अस्थायी बंदोबस्त, ये सवाल आप सब जानते होंगे। इसको इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में इसको 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था, और कॉर्नवालिस को इस कार्य में सहायता देने वाले, अस्थायी बंदोबस्त को लागू करने के लिए कॉर्नवालिस को सहायता देने वाले दो प्रमुख व्यक्ति थे, जिसमें से एक था कलकत्ता परिषद का सदस्य जिसका नाम था सर जॉन शोर, और इसके अलावा बंगाल का एक और उच्च अधिकारी था जिसका नाम था जेम्स ग्रांट। और चूंकि कॉर्नवालिस खुद जमींदार घराने से था, इसीलिए उसने जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को प्रदान किया। ठीक है, तो अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक जमींदारों को माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मोपला विद्रोह ये 1921 में हुआ था। इसके पीछे मुख्य कारण क्या था? धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। सही उत्तर है इसका आर्थिक, हालांकि ये बाद में धार्मिक भी हुआ, सांप्रदायिक भी हुआ, राजनीति तो था ही इसके साथ साथ। यहां पर एक बात और जान ले कि मोपला विद्रोह के जो स्थानीय नेता थे उनका नाम था अली मुसलियार, और जब ये मोपला विद्रोह विभिन्न कारणों से सांप्रदायिक हो गया तो कुन मोहम्मद हाजी एक ऐसे नेता उभर करके सामने आए जो ये देखने का प्रयास करते थे कि किसी भी निर्दोष हिंदू को न सताया जाए। तो मोपला विद्रोह 1921 मालाबार तट केरल में आर्थिक कारण से शुरू हुआ था, और बाद में इसने सांप्रदायिकता का रंग ले लिया था, और ये उस दौर में सांप्रदायिकता का रूप लिया जब भारत में हिंदू मुस्लिम एकता खिलाफत आंदोलन के दौर से बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर थी। उतना बढ़िया मतलब एकता कभी देखने को नहीं मिला था, लेकिन मोपला विद्रोह ने उस पूरी व्यवस्था पर पानी फेरने का काम किया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित किया गया था? सर जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉन शोर और लॉर्ड मिंटो। सबसे पहले इसका सही उत्तर ही जान लेते हैं हम लोग, और सही उत्तर है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो आपको याद होगा 1809 में इन्हीं के समय में रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि जो कि कई बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। जबकि सर जॉर्ज बार्लो, इनके समय का जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वह है 1806 का वेलोर विद्रोह, जो कि सिपाही विद्रोह से पहले भारत में सैन्य विद्रोह का पहला उदाहरण प्रस्तुत करता है। वेलेस्ली आप सब जानते हैं सहायक संधि के लिए मशहूर रहा है। इसी के समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, साथ ही दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी वेलेस्ली के समय में ही हुआ, जो अपने आप को बंगाल का टाइगर कहता था। सर जॉन शोर, इनके विषय में एक सवाल प्राय पूछा जाता है इनकी नीति के संदर्भ में। तो इनकी नीति थी तटस्थता और अहस्तक्षेप की। तो ये तटस्थता और अहस्तक्षेप की नीति के लिए जाने जाते हैं। नंबर 19, रंजीत सिंह की विशेष सेना क्या कहलाती थी? अदालत ए आला। दरअसल अदालत ए आला रंजीत सिंह के समय में लाहौर में स्थित सर्वोच्च न्यायालय को कहते थे। घुड़चढ़ खास, ऑप्शन बी को देखिए, ये उनकी सेना में वैसे सैनिक थे जो खुद अपना घोड़ा और उसका साजो सामान लेकर के आते थे। तो घुड़चढ़ खास भी इसका नहीं है, अदालत ए आला भी इसका आंसर नहीं है। इसका सही उत्तर है फौज ए खास, जो कि उनकी विशेष सेना कहलाती थी। और मिसलदार का मतलब होता था रंजीत सिंह के समय में उनके सरदारों के घुड़सवार। ठीक है, तो सरदारों के घुड़सवार मिसलदार कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20, किसके द्वारा पहल किए जाने के बाद शिवाजी एवं औरंगजेब में समझौता हुआ और शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दिया? राजा जयसिंह, राजा जसवंत सिंह, शाइस्ता खां, अफजल खां। सही उत्तर है इसका राजा जसवंत सिंह। इनके कहने पर ही दोनों के बीच में समझौता हुआ था और फिर उनको राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। राजा जयसिंह के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण औरंगजेब और शिवाजी से जुड़ा हुआ है वो है कि 22 जून 1665 को राजा जयसिंह ने ही शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी।
जबकि शाइस्ता खां ये औरंगजेब का मामा था और 15 अप्रैल 1663 को शिवाजी ने शाइस्ता खां के शिविर पर हमला किया था, जबकि अफजल खां ये बीजापुर के सुल्तान का सेनापति था और 2 सितंबर 1859 माफ कीजिएगा 1659 2 सितंबर 1659 को बगनखे से बाघ के नाखून से शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी थी। तो शिवाजी भी आपके लिए न सिर्फ शिवाजी बल्कि पेशवा और साथ ही शिवाजी का प्रशासन, यहां भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को भी अच्छे से आप लोग निश्चित तौर पर तैयार कर लें। नंबर 21, साइमन आयोग की घोषणा का बहिष्कार करते हुए किस राष्ट्रीय नेता ने 1927 में घोषणा किया कि भारतीय जनता को यह अधिकार है कि वह सभी संबद्ध गुटों का एक सम्मेलन बुलाकर अपने संविधान का निर्णय कर सके? डॉक्टर अंसारी, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और खलीक उज जमा। इसका आंसर आप थोड़ा सा भी अगर कांग्रेस अधिवेशन को देखे हैं तो उससे हो जाता। इसका सही उत्तर है डॉक्टर अंसारी, जो 1927 के अधिवेशन में जो कि मद्रास में हुआ था कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे और उसी मंच से उन्होंने इस संदर्भ में बात कही थी। इसी मद्रास अधिवेशन में साइमन आयोग के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, साथ ही साथ पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी मद्रास अधिवेशन में ही रखा गया था। 1927 में पारित हुआ था ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 22, पाणिनि की व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी का यूरोपीय भाषा में अनुवाद का श्रेय किसे जाता है? कोलब्रुक सबसे पहले लिखा हुआ ए में कोलब्रुक। यहां आप जान लें कि कोलब्रुक ने हितोपदेश का, जो कि नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है, उसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया। विल्किंसन ने भगवत गीता का अनुवाद किया था। विलियम जोन्स, इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का किया था और साथ ही साथ मनुस्मृति का भी यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था। यह भी जान लें कि अभिज्ञान शाकुंतलम ये पहला भारतीय ग्रंथ है जिसका कि किसी यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ था, और फिर उसके बाद भगवत गीता है जिसका कि अनुवाद विल्किंसन ने किया था, जबकि मैक्स मुलर के द्वारा वेदों का यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया है। नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन एक स्वराज दल से संबंधित नहीं था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, रामास्वामी आयंगर, विट्ठल भाई पटेल और मोतीलाल नेहरू। ये सवाल भी आप सब जान रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। सही उत्तर है इसका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बेहतर होगा कि 1922 के गया अधिवेशन को याद कर ले, जहां स्वराज पार्टी के लिए बात हुई थी। असहयोग आंदोलन के अचानक रोक दिए जाने के बाद से जो स्वराज पार्टी का उभरना हुआ था वो यहीं पर शुरू हुआ था गया अधिवेशन में, जिसमें कि जो परिवर्तनवादी थे, जो चाहते थे कि अब विधायिका में शामिल होकर के और सरकार की नीतियों को प्रभावित किया जाए, उसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और साथ ही रामास्वामी आयंगर जैसे लोग थे। जबकि नो चेंजर मतलब अपरिवर्तनवादी, मतलब कि विधायिका का बहिष्कार जारी रखने की मांग करने वालों में राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी और वल्लभ भाई पटेल शामिल थे। तो इसका सही उत्तर है ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, बाद में लोगों ने स्वराज दल में शामिल होने के बावजूद फिर सरकार से सहयोग का रुख अपना लिया, जैसे कि रामास्वामी आयंगर, इन्होंने पब्लिक अकाउंट कमेटी के मतलब सदस्यता का इन्होंने हासिल करने का काम किया। पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति में ये शामिल हो गए। मोतीलाल नेहरू जो थे ये सैन्य सुधार से संबंधित एक एंड्रयू कमेटी बनी थी, उसकी अध्यक्षता स्वीकार कर लिया, जबकि विट्ठल भाई पटेल विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय बन गए। तो ये लोग स्वराज दल में रहते हुए बाद में अपने उद्देश्यों से भटक गए थे। नंबर 24, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किए गए। अहमदाबाद के किस सत्र न्यायाधीश मतलब सेशन जज ने उन्हें 6 वर्षों की सजा सुनाई थी? यहां हम सीधा आपको आंसर बताते हैं और इसका आंसर है डी ब्रूम्सफील्ड। बाकी में यहां पर बहुत कुछ कहने को नहीं है। वैसे मैक्सवेल जो था ये बारदोली सत्याग्रह के समय में राजस्व अधिकारी था, जबकि विल्सन
बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही बंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर था। और इस सेट का 25वां और आखिरी सेट आने से पहले हम फिर बता दें कि जो मॉक टेस्ट चल रहा है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। उसमें से पहले 25 का हम क्वेश्चन आंसर उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने रख रहे हैं। इसके बाद 3 और वीडियो आधुनिक भारत पर आएगा, जिसको कि आप अवश्य देखें और इसी तरह की जानकारियां वहां भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए इस सेट का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पंजाब में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? जमींदार विरोधी आंदोलन, बंधुआ मजदूरी आंदोलन, टैक्स रोको आंदोलन या फिर चौकीदारी करके खिलाफ आंदोलन? पहले सही उत्तर जान ले। सही उत्तर है सी, पंजाब में इस दौरान टैक्स रोको आंदोलन चलाया गया था। जबकि जमींदार विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में चलाया गया था, बंधुआ मजदूरी आंदोलन गुजरात में चलाया गया था और चौकीदारी कर के खिलाफ जो आंदोलन था वो बिहार और बंगाल में चला था। दरअसल सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लोग अपने अपने तरीके से आंदोलन को समर्थन दे रहे थे। जहां समुद्र नहीं था वहां नमक तो नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन अन्य प्रकार से विरोध किया जा सकता था। उसी का एक उदाहरण ये क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको बता दें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रांत, बिहार का पार्ट वो आज झारखंड में आ जाएगा, वहां पर जंगल सत्याग्रह चलाया जा रहा था। तो बाकी के लिए भी आपको जानकारी मैंने उपलब्ध करा दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।